एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 53। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे से रिव्यू करा दूं, हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बेटा पढ़ा है टॉर्क के बारे में, फिर टॉर्क के फैक्टर्स क्या होते हैं, टॉर्क किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है, टॉर्क का यूनिट क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम उसको रीन्यू करें तो आपने अगर वो लेक्चर्स लिए हैं और आपने उनको लर्न भी किया है तो आपको पता होगा कि फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज कॉल्ड दी टॉर्क। और टॉर्क के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। टी स्टैंड फॉर द टॉर्क एंड एफ इज दी फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और L क्या होगा, दिस इज दी मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म क्या होता है बेटा, इट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड दी मूवमेंट आर्म। यानी जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, आपको पता है अगर हमने स्पैनर की एग्जांपल ली थी ना बेटा, तो जहाँ पे हम नट को टाइट कर रहे हैं, दिस इज दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस जगह से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड दी मूवमेंट आर्म। और यही हमने ये बात भी क्लियर की थी बेटा कि टॉर्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड मूवमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने फोर्स को बढ़ाना है तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा, अगर हमने रोटेशनल इफेक्ट को बढ़ाना हो या हम इसका मूवमेंट आर्म भी बढ़ा देंगे तो तब भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें हमने टॉर्क के बारे में पढ़ी थी। और बेटा टॉर्क का दूसरा नेम क्या था, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी टॉर्क का लफ्ज़ बोल लीजिए या मूवमेंट ऑफ फोर्स का लफ्ज़ बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स के बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा ये, या फिर मूवमेंट आर्म के बढ़ाने से भी मूवमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। और मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ही क्या होगा, टॉर्क होगा। और टॉर्क का यहीं से हमने फिर यूनिट भी डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क इज द न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा बेटा, अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, 1 मीटर लॉन्ग जो है मूवमेंट आर्म वाली बॉडी के ऊपर अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी। फिर बेटा हमने कपल के बारे में बात की कि कपल क्या है और कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हमने बाकायदा डिराइव किया था। कपल क्या है कि अगर 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होती हैं एट डिफरेंट पॉइंट, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, वो दोनों फोर्सेस बनाती हैं कपल। इट मीन्स कि ये कपल ऑफ फोर्सेस हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती हैं तो वहाँ भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये कपल ऑफ फोर्सेस जो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं वो सिंगल फोर्स की निस्बत वहाँ टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ हमने बाकायदा बेटा कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, टॉर्क ड्यू टू कपल। ठीक है, वो क्या था बेटा, उसके लिए हमने लिखा दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसका मूवमेंट आर्म था बेटा, और फिर दूसरी फोर्स जो अप्लाई हो रही थी उसको अभी मूवमेंट आर्म था, जो कि हमने डायग्राम डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल ली थी। तो अगर आपको थोड़ा सा वो याद हो कि वो जो डबल आर्म स्पैनर की हमने एग्जांपल ली थी
उसमें हमने कहा कि एक गाड़ी के टायर का नट जो है वो टाइट करने के लिए या ओपन करने के लिए या हम डबल आर्म स्पैनर यूज़ करते हैं। यहाँ वो नट है जिसको हमने टाइट करना है या ओपन करना है। तो इन दैट केस बेटा हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं, एक इस हैंड के ऊपर और एक इस हैंड के ऊपर। ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर ये ए पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ बी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा ओ, तो इस फोर्स का मूवमेंट आर्म होगा ओ ए और इस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या होगा ओ बी। तो हम लिख सकते हैं बेटा फोर्स और इसका मूवमेंट आर्म ओ ए प्लस फोर्स और उसका मूवमेंट आर्म क्या है ओ बी। और यहाँ फोर्स की वैल्यू कॉमन ली तो बाकी क्या बचा ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए एंड ओ बी जो है दैट इज इक्विवेलेंट ए बी, यानी ए बी टोटल डिस्टेंस वो किसके इक्वल है ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल। तो हम ओ ए एंड ओ बी की जगह बाकायदा लिख सकते हैं बेटा ए बी, और ए बी इज कॉल्ड दी कपल आर्म। ये हमारे पास ये फोर्स है और ए बी क्या है कपल आर्म। और कपल आर्म क्या होता है बेटा, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस दैट मेक्स ए कपल, यानी ये दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये दोनों फोर्सेस कपल बना रही होती है ना, तो इस वजह से इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड दी कपल आर्म। ये हमने फॉर्मूला अपने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था और बाकायदा इसकी कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन डबल आर्म स्पैनर के साथ और फिर स्टीयरिंग ऑफ द व्हील के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया था। आज जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बैलेंस कंडीशन में तवाज़न की हालत में होना और उसके ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस जो है उसका सम अप क्या होना, ज़ीरो होना, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करते हैं ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बेटा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि उसमें वो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये बुक अगर इस टेबल के ऊपर है, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी इसके ऊपर अभी जितनी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उसका नेट जो है उसका सम अप क्या है, ज़ीरो है। दिस ऑब्जेक्ट इज एट दी रेस्ट। रीज़न क्या है कि दिस बुक इज लेइंग ऑन दी टेबल, और जब ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो इन दैट केस इसका वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो टेबल का रिएक्शन होगा वो किस तरह होगा, अपवर्ड। बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट अफेक्ट जो है फोर्सेस का जीरो हो जाता है, तो हम कहते हैं दिस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशंस हैं, और वो दो कंडीशंस क्या हैं बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो तब भी बॉडी के स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक लेवल रोड पे मूव कर रहा हो, तो इन दैट केस उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। जब एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो तब भी बॉडी के स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। यानी दो कंडीशंस क्या हुई, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होगा, उसके ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्सेस क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी है बेटा कि व्हाट इज़ द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर कोई बॉडी लेवल रोड के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो तब उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा। जब एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो इन दैट केस तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस का सम अप ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी बॉडी के स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो ये बेटा हमने आज इक्विलिब्रियम के टॉपिक में ये चीज़ें पढ़नी है कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, a body is said to be in equilibrium if no net force, if no net force if no net force act on it, यानी अगर
बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होगी। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो इन दैट केस बॉडी किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी बेटा कि अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल कोई भी बुक ले कर रही है ऑन दी टेबल, a book laying on the table, is in the state of equilibrium, बॉडी अगर फॉर एग्जांपल कोई बुक है, बुक ले कर रही है ऑन दी हॉरिजॉन्टल टेबल, तो यहाँ भी इसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। जब वो नेट फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो होंगी तो इन दैट केस बॉडी के स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊँ ना बेटा, तो क्या है आपके पास, ये एक टेबल के ऊपर अगर कोई एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है मेरे पास, ये मैंने इस टेबल के ऊपर जो है वो रख दी है। इस बुक का जो वेट होगा ना बेटा, वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन यानी हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, टेबल का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो वेट एंड रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो इन दैट केस ये बुक जो है वो किस स्टेट में होगी, इन इक्विलिब्रियम होगी। अगर आपके घर में कोई पिक्चर फ्रेम है बेटा, और आपको पता है कि यूजुअली हम अगर घर में कोई पिक्चर फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो वो पिक्चर फ्रेम अगर वॉल के साथ हैंग है, तो आपको पता है हम उसके साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग पीछे अटैच करते हैं। और यहाँ फॉर एग्जांपल एक नेल है, मैंने इस पिक्चर फ्रेम को हैंग करना है, तो मैं एक जो है स्ट्रिंग के ज़रिए से मैं इस नेल के ऊपर से गुजार दूँगी, कि हुक्स के साथ इसको जो है वो बांध दिया जाएगा। ये मेरे पास एक पिक्चर फ्रेम है, मैंने इसको हैंग किया, तो इन दैट केस जो है बेटा हमारे पास ये पिक्चर फ्रेम इस नेल के ज़रिए से अगर हैंग है, तो यहाँ भी इसके ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्सेस क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। कैसे ज़ीरो होंगी, वेट इस पिक्चर फ्रेम का किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये है स्ट्रिंग जो है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है बेटा। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन होगी, लेकिन ये जो टेंशन है बेटा इसके कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होंगे, कुछ वर्टिकल होंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस टेंशन का, ये इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये इन दोनों के क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। यानी ये जो टेंशन है बेटा, अगर मैं इसको T1 का नेम दे दूं और इसको T2 का नेम दे दूं, तो ये इसका T1x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये इस टेंशन का T2x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये बेटा इसका फर्स्ट टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये भी इसका क्या होगा, T2 टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर आप गौर से देखो ना बेटा, ये जो टेंशन है T1, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये जो टेंशन है इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ये दोनों जो है टेंशन फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर गौर से देखो ना बेटा, जितना इस पिक्चर फ्रेम का वेट होगा ना, उसके इक्विवेलेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट T1y एंड T2y जो है उसके इक्विवेलेंट होंगे। जब ये इक्विवेलेंट होंगे तो ये पिक्चर फ्रेम जो है ये स्टिल होगी, स्टेबल होगी, किस स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो यानी इसके ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्सेस क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। कैसे ज़ीरो हुई, ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल भी दी है बेटा। डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड इनकी टेंशन जो हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेट फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो है। जब नेट फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो है तो बॉडी के स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक है लॉग। लॉग क्या है कि एक लकड़ी का आपके पास टुकड़ा है और हमने उसको दो स्ट्रिंग्स की मदद से हैंग किया हुआ है।
ये थोड़ी सी इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, और इसकी अभी जो मैंने पिक्चर फ्रेम की एग्जांपल दी थी उसमें हमारे पास एक स्लोप बन रहा था एक ही स्ट्रिंग के साथ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास है एक लॉग, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने 2 स्ट्रिंग्स ली हैं, एक को मैंने यहाँ पे बांध दिया और एक स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ एक सपोर्ट के साथ दोनों को बांध दिया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन अगर मैं T1 कह रही हूँ और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो T2 है, और नेट इस लॉग का वेट जो है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर आप इस चीज़ को देखो ना बेटा, तो यहाँ भी नेट फोर्सेस इक्वल टू 0 है। नेट फोर्सेस इक्वल टू कैसे 0 होंगी, डाउनवर्ड इसका वेट, इस लॉग का, इस लकड़ी के टुकड़े का इस वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसको बैलेंस करने के लिए इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है, T2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि इसका अगर नेट वेट जो है वो 20 न्यूटन है, तो यहाँ अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन 10 न्यूटन होगी और इसमें भी कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। डाउनवर्ड क्या है, वेट 20 न्यूटन, अपवर्ड 2 टेंशन हैं, T1 10 न्यूटन है, T2 भी 10 न्यूटन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड होगी। तो हम अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें ना, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज इक्वल टू 0। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या थी बेटा, वेट, वो किसकी इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्सेज की इक्वल T1 प्लस T2। ये डाउनवर्ड फोर्स है W और ये अपवर्ड फोर्सेस क्या है, T1 एंड T2। वेट जो है वो भी 20 न्यूटन है, T1 टेंशन है 10 न्यूटन, T2 टेंशन कितनी है बेटा, 10 न्यूटन। तो यहाँ भी 20 न्यूटन और दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन, नेट फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल टू 0, यानी इस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्सेस क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये बॉडी भी किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ ये लॉग भी किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। घर में कोई पिक्चर फ्रेम अगर हमने स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया हुआ है वो भी किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। एक बुक लेइंग ऑन द टेबल वो भी किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। ये बात न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बेटा बताई गई कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा किस स्टेट में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और उसके सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्ट ना हो। तो यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने का मतलब क्या होगा बेटा कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्सेस क्या होंगी, 0 होंगी। और वो फोर्सेस कैसे 0 हो सकती हैं बेटा, 2 कंडीशंस हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे होगा या दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसके ऊपर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 होगी तो फोर्सेस भी क्या हो जाएगी, 0 होंगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। बॉडी का मास कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने लिखी है, साथ एग्जांपल आपको बताई हैं। ये बुक लेंगे ऑन द टेबल, ए लॉग हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ द टू स्ट्रिंग इन दिस स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ए पिक्चर फ्रेम हैंगिंग ऑन द वॉल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ओके, इक्विलिब्रियम की एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा कि अगर एक कार है, वो कार एक लेवल रोड के ऊपर मूव करी है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो तब भी बेटा इसका एक्सेलेरेशन 0 होता है। जब एक्सेलेरेशन 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। मैस इस बॉडी का कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाली फोर्सेस भी क्या होंगी, 0 होंगी। तो बॉडी किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगा, अगर उसके ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्सेस क्या हों, 0 हों, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हों, 0 हों, तो बॉडी किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसकी डेफिनेशन में हमने कहा ये बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एग्जाम्पल में आपने कहा कि ए बुक इज लेइंग ऑन द टेबल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ए लॉग हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ द टू स्ट्रिंग इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, a car is moving on the level road with uniform velocity is in the state of equilibrium, paratroopers coming downward with uniform velocity that is also in the state of equilibrium,
A ball is dropped from the top of the tower that moves with uniform velocity. In that case हम कह सकते हैं कि बॉडी किस स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। यानी इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये कंडीशंस क्या हैं बेटा, या तो एक्सेलरेशन 0 होगा, इट मीन्स कि बॉडी मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, बॉडी किस स्टेट में होगा, रेस्ट पे होगा। तो ये बेटा इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में आप दे सकते हो, और इसमें डिटेल में आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो डिटेल्स थी वो भी आप दे सकते हो। अब इसकी हम बेटा बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। 2 कंडीशंस हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अभी। ओके, इसके 2 कंडीशंस हैं बेटा इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, first condition of equilibrium किसी बॉडी को कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए बेटा 2 कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है, और इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है बेटा कि अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी यूँ कहते हैं कि बॉडी मस्ट बी सेटिस्फाई दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, सपोज कर लीजिए कि n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो अगर उन n नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट इक्वल टू 0 होगा तो बॉडी सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। जब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो बेटा उसकी स्टेटमेंट में हम लिखेंगे ए बॉडी सेट टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, a body is said to satisfy the first condition of equilibrium अगर उसके ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस का सम अप और रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0, इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। यानी जितनी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहते हैं कि बॉडी कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डायग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्रॉ करूं, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ये F1 फोर्स है, फिर हमने इसके ऊपर एक और फोर्स लगाई F2 फोर्स है, यहाँ लगाई दैट इज़ ये F3 फोर्स है, एक और फोर्स अप्लाई हो रही है F4 है, यहाँ F5 है। यानी एक इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, n नंबर ऑफ, अगर मैं कह दूँ फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रही हैं, तो इन n नंबर ऑफ फोर्सेस का सम अप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका सम अप रिजल्टेंट 0 होगा तो बॉडी सेटिस्फाई करेगा कौन सी कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो अब इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे ना बेटा कि बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी, ऑन इट का मतलब क्या होगा बेटा, ऑन दी बॉडी इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं बेटा F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन। मैंने कहा कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो उसका सम अप क्या होगा, 0 होगा। तो तब ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट कंडीशन को। मैथमेटिकली इसको हमने सेम स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा। अब इसको मज़ीद जो है हम कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में बेटा कैसे लिख सकते हैं, समेशन, ये सिग्मा साइन है, ये बेटा ग्रीक लेटर सिग्मा, इसको पढ़ना क्या है आपने, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होगा, सुमेशन। सुमेशन का मतलब होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो समेशन एफ n इज इक्वल टू 0। n का मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n।
n नंबर है और वो शो करेगा बेटा अप टू n जो है उस फोर्सेस को। तो यहाँ हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, देन बॉडी शुड सेटिस्फाई दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसको हमने बेटा क्या लिखा, समेशन एफ एन इज इक्वल टू 0, या आप इसको ये भी लिख सकते हो समेशन एफ इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये बेटा क्या है, इसको पढ़ना क्या आपने, सिग्मा ग्रीक लेटर, इसका मतलब क्या होता है समेशन। तो अब यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ फोर्सेस। तो अब अगर बेटा ये कंडीशन है ना, तो समटाइम ऐसा होता है कि फोर्स जो है या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है। तो अगर फोर्स इस तरह नहीं बल्कि किसी एंगल से अप्लाई हो रही हो, यानी कोई इंक्लाइन सरफेस के साथ जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन बना रही है, जैसे हम स्ट्रिंग की अभी बात की थी कि अगर एक स्ट्रिंग के साथ हम अटैच करते हैं कोई भी पिक्चर फ्रेम और वो स्ट्रिंग जो है एक स्लोप की तरह जो है वो एक्ट कर रही हो, तो इन दैट केस जो है ये मैंने बात की थी बेटा एक पिक्चर फ्रेम की। तो यहाँ ये स्ट्रिंग एक नेल के ऊपर से गुजर के जा रही थी, यहाँ नेल है, तो तब देखिए ये फोर्सेस जो है एंगल बना रही होती हैं। जब ये एंगल बनाती है ना तो फिर बेटा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं या फिर वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने बात की थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, अगर आपको मजीद पीछे थोड़ा सा चले जाए तो रेजोल्यूशन फोर्स में क्या था कि हमारे पास फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्ट होती है तो इन दैट केस वो फोर्स कोई ना कोई एंगल बना रही थी। जैसे वहाँ हमने बात की बेटा कि फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल थीटा बनाती है, तो फिर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते थे अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट एफ एक्स था, एंड अलोंग वाई डायरेक्शन इसका कंपोनेंट क्या था बेटा एफ वाई था। तो इस केस में अगर नेट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही है ना बेटा, तो वो समटाइम जो है कोई ना कोई एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रही होती हैं। अगर इस किस्म का केस हो तो फिर इन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट एंड इन फोर्सेस के वाई कंपोनेंट इक्विवेलेंट टू 0 होने चाहिए, फिर वो बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी बेटा। तो अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, और दूसरी हम क्या बात करेंगे कि इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट भी इक्वल टू 0 होने चाहिए एंड वाई कंपोनेंट भी इक्विवेलेंट टू क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो अगर हम इसके एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे ना बेटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो फिर उसके लिए मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे बेटा, n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो उस n नंबर ऑफ फोर्सेस के x कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये F1 फोर्स थी तो उसका x कंपोनेंट हमने लिखा F1x, ये F2 फोर्स थी तो उसका x कंपोनेंट लिखा बेटा F2x, फिर ये थर्ड फोर्स थी F3, उसका x कंपोनेंट हमने लिख दिया F3x, अप टू Fnx जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात बच्चों? इसी चीज को हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा, शॉर्ट फॉर्म में समेशन, ये सिग्मा साइन है, इसको पढ़ना क्या है बेटा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा फोर्सेस अगर एक्ट हो रही हैं तो इन फोर्सेस के वाई कंपोनेंट भी इक्विवेलेंट टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ फोर्सेस है, ये मैंने लिखा है F1y, ये फर्स्ट फोर्स का y कंपोनेंट है, ये सेकेंड फोर्स का y कंपोनेंट है, ये बेटा थर्ड फोर्स का y कंपोनेंट लिखा, अप टू Fny मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। x कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड y कंपोनेंट कौन से होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू
0, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसका रिजल्ट बेटा, सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी, सम ऑफ ऑल forces acting on the body must be equal to 0. A body must satisfy the first condition of equilibrium if sum of all forces acting on the body या resultant forces must be equal to 0. तो in that case body first condition को satisfy करेगी, और उसको हमने कहा let us suppose that consider a body on which n number of forces are acting, and n number of forces are F1, F2, F3 up to Fn. If this body satisfies the first condition of equilibrium, in that case sum of all forces acting on that body must be equal to 0, and in that case we can write this statement into mathematically, F1 plus F2 plus F3 up to Fn must be equal to 0. And in that case we can also write this equation in a very short and comprehensive form, summation Fn is equal to 0 or summation F is equal to 0. Here n is the number and this number vary from 1 to n, and in that case this Greek letter sigma shows the summation, and summation means sum of all forces. And a body completely equilibrium and incompletely satisfy the first condition of equilibrium, in that case their x component must be equal to 0 and their y component must also equal to 0. फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप टग ऑफ वॉर की बात करते हैं तो उसमें 2 टीम्स में अगर 4 पर्सन एक साइड पे है और 4 पर्सन ही दूसरी साइड पे है, और वो रस्साकशी के मुकाबले में टीम कौन सी जीती है, जिस साइड पे नेट फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। अगर कोई भी टीम जो है वो नहीं जीत रही, इट मीन्स कि जिस साइड पे फोर्सेस एक्ट हो रही हैं इस साइड पे और इस साइड पे दोनों फोर्सेस का सम अप क्या है, इक्विवेलेंट टू क्या है, 0 है। तो उसमें अगर सम अप इक्वल टू 0 होगा तो फिर कोई भी टीम जो है वो विनर नहीं कहलाएगी। लेकिन विनर कौन सी टीम होती है, जिस साइड पे फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें बेटा हमने कहा कि अगर एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट भी इक्वल टू 0 होने चाहिए और उसके वाई कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए। इसमें बेटा आप एग्जांपल दे सकते हो कि पैराट्रूपर्स जो है वो मूव करते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपको पता है कि पैराट्रूपर का वेट डाउनवर्ड होता है और पैराशूट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ स्ट्रिंग्स की मदद से जो है वो ऊपर की तरफ, उसमें जितनी टेंशन होगी इन स्ट्रिंग्स के अंदर उन सब की वैल्यू जो है बेटा दैट मस्ट बी इक्वल टू दी वेट ऑफ द पैराट्रूपर। तो डाउनवर्ड उसका वेट है और अपवर्ड जो स्ट्रिंग्स हैं बेटा पैराशूट के साथ जो अटैच होती है ना, हर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वहाँ जो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेटेड होगी उन सबको सम अप करेंगे, उन सब का सम अप जो है वो उस पैराट्रूपर के वेट के इक्विवेलेंट होगा। और पैराट्रूपर मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो भी किस स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ये बेटा थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है कि बॉडी कब सेटिस्फाई करता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर उसके ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस का सम अप क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो वो कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें भी आप एग्जांपल बहुत सारी दे सकते हो, आपकी बुक में भी कोड हैं, साइड डायग्राम में भी कोड हैं, आप पैराट्रूपर की एग्जांपल दे सकते हो, मैथमेटिकली इन सारे स्टेप्स को लिख सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग आए तो कंप्लीट आपने लिखना है बेटा, डायग्राम साथ ड्रॉ कर दीजिएगा, पैराट्रूपर की भी उसकी एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये सारी मैथमेटिकल स्टेप्स आपने साथ साथ लिखने होते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट आता है, इसको 2 मार्क्स का अगर पूछा जाता है तो बेटा आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेडिंग देखी, आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसके मैथमेटिकल फॉर्म ये 2 स्टेप्स में एंड कर दीजिएगा। 1 नंबर इसकी स्टेटमेंट का होगा और 1 नंबर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म का होगा, तो 2 मार्क्स अवॉर्ड होती हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है
कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इक्विवेलेंट टू 0 होने चाहिए और इनके वर्टिकल कंपोनेंट भी फोर्सेस के इक्विवेलेंट टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये बॉडी सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।